आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 का ये अध्याय 1 है। अध्याय 1 का ये भाग 2 है। चैप्टर 1 का ये भाग 2 है। भाग 1 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे और इसमें पढ़ क्या रहता है, हम लोग चीन में यूरोपियनों का आगमन कैसे हुआ, यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, यूरोप के लोगों का, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसका भाग 1 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बीए पार्ट 2 पेपर 3 जो है, पेपर 3 भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ये पेपर 4 है, तो पेपर 3 बहुत अच्छे से सब चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब समझिए, इसके भाग 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। चीन में यूरोपियनों का आगमन कैसे हुआ, ये चीन के बारे में थोड़ा सा समझ लिए थे और चीन के कौन कौन से नदी है, पहाड़, नदी पहाड़ के बारे में समझ लिए थे। और चीन एक जो खनिज संपदा से एक परिपूर्ण देश है। जो खनिज संपदा है जैसे तांबा और बाकी जो भी खनिज पदार्थ है, वहां पर सब कुछ वहां पर उपस्थित है। खनिज पदार्थ के मामलों में मतलब अग्रणी देश है। इसीलिए यूरोप वासियों की नजर चीन पर थी। जिस तरह से यूरोप वासियों की नजर, यूरोप वालों की नजर भारत पर टिकी हुई थी, ठीक वैसे ही उनका नजर कहां पर, चीन पर। भारत से पहले चीन पर टिका हुआ था। देखिए, भारत से पहले ही, लेकिन चीन में ऐसा तबाही नहीं मचा पाए। ऐसा क्या, कौन सा बात हुआ भारत में इतना ज्यादा तबाही मचा दिए, आखिर कौन कौन से कारण हुए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, चीन में, देखिए पहले बात, चीन के जो राजा थे ना, चीन के अधिकतर हिस्सों पर एक ही राजा का कब्जा हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर भारत में उस समय क्या था, जिस समय अंग्रेजों की एंट्री हुई थी, भारत कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ चुका था। और एक बात, भारत के कई सीमाओं से, कई जगहों से समुद्री जो रास्ता है, समुद्री के रास्ते अंग्रेज हो गए या पुर्तगाली हो गए या डच हो गए, फ्रांसीसी, कोई भी एंट्री कर जाता। देखिए, चीन भी समुद्री सीमा उसका भी है, लेकिन यहां पर कैसी एंट्री कर गया उसके बारे में अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अब समझिए, जो चीन में थे, चीन के राजा अधिकतर बाहरी लोगों को घुसने ही नहीं देते थे। इतना बात समझ लीजिए, बाहरी लोगों को न आने देते थे, व्यापार या कुछ भी के लिए ज्यादा कुछ आने नहीं देते थे। अगर जो आता भी था उस पर एकदम कड़ी नजर रखते थे, कड़ी प्रतिबंध रखते थे। जिस समय अभी की बात करें तो अभी भी चाइना जो है, चाइना यानी चीन, बाहरी जो लोग हैं उनको कम ही वहां पर आने देता है, बाहरी कंपनियों को कम ही आने देता है। और आता है, अगर बाहरी कोई कंपनी चाइना में एंट्री भी करता है तो सारा जो नियंत्रण अपने रखता है, जितना भी डाटा होता है सब अपने सरकार अपने पास रखता है। जब मर्जी तब वहां से कोई भी कंपनी को बाहर निकाल सकता है। और देखिए, बहुत सारे कंपनियों को वहां पर बैन कर दिया है। जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध अधिकतर जो कंपनियां उसको वहां पर बैन कर दिया। मतलब देखिए, ऐसे भी समझ लीजिए, जो अधिकतर एप्स है, उस एप्स को, जैसे गूगल हो गया या कोई भी बड़ा जो एप्स हो गया, वो चाइना में बैन करके रखा है। लेकिन चाइना अपना एप्स सारे जगह चलाता है। और एक बात, कॉपी करने में चाइना आगे है अभी भी, और उस समय भी था, ध्यान रखिएगा। और उस समय भी अपना जो सामान बनाता था वो किसी और को दिखाता ही नहीं था। समझ लीजिए, किसी और को ना दिखाता था, किसी और को ना बताता। देखिए, मार्को पोलो यहाँ पर जब पहुंचा था तो क्या देखकर आश्चर्य हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए समझते हैं। अब यहां तक समझ लिए थे कि रेशम मार्ग पर किसका कब्जा हुआ था, कनिष्क का। रेशम मार्ग पर कनिष्क का कब्जा हुआ था और कनिष्क ने टैक्स वसूलना चालू किया, जिसे चीन, और उस समय पता ये चलता है कि चीन और रोम का व्यापार होता था। कुछ समय बाद यूरोप वासियों ने यहाँ का जो चीन से रेशम बनाने वाला जो कीड़ा है चुरा लिया और बस काम यहीं से व्यापार का खत्म हो गया। और वहां पर ईसाई धर्म के प्रचार के लिए लोग गए और बहुत ज्यादा मतलब आपसी मतभेद चालू कर दिए लोगों के बीच ही, चाइना वालों के बीच ही आपसी मतभेद चालू हो गया, जिसके कारण वहां के राजा ने ईसाई धर्म के लोगों को बाहर निकाल दिया, मतलब प्रचार करने वालों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद अब पढ़ते हैं क्या हुआ। पोलो बंधु का चीन में आगमन, यानी कि पोलो बंधु का चीन में आगमन। अब यह आगमन कैसे हुआ, यहाँ पर अच्छा से लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। पोलो बंधु कौन थे, देखिए यहाँ से पूरा मामला, पोलो बंधु का चीन में आगमन, यानी कि पोलो मतलब मार्को पोलो की बात हो रही है। मार्को पोलो का आपने नाम सुना है, 9th क्लास में आप मार्को पोलो के बारे में पढ़ रहे होंगे। जिस समय खोज, आप 9th क्लास में शायद दूसरा या तीसरा चैप्टर है या पहला चैप्टर है, मुझे ध्यान नहीं है। 9th क्लास में ये चैप्टर है, जब खोज, भौगोलिक खोज के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो मार्को पोलो के बारे में उसमें पढ़ने के लिए मिलता है। 9th क्लास में पढ़ने के लिए मिलता है, एनसीईआरटी की किताब में।
तो मार्को पोलो चीन में एंट्री किया। कब? ये बात हो रही है 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो को कहां पर एंट्री होता है? चीन में। मार्को पोलो की चीन में एंट्री होता है और वहां पर किस वंश का शासन होता है? वंश मंगोल वंश का शासन होता है। राजा कबुलाई, राजा का क्या नाम था? कबुलाई नाम था। ये मंगोल कौन थे? ये वही मंगोल थे जो बार बार दिल्ली सल्तनत के समय आक्रमण करते रहते थे और अलाउद्दीन खिलजी भी इन लोगों से परेशान हो गया था। उस चंगेज खां का नाम सुने आप? चंगेज खां बहुत ही क्रूर शासक था, क्रूरता से एकदम भरा हुआ था, समझ लीजिए। चंगेज खां ये मंगोल वंश का ही शासक था, ध्यान रखिएगा, चंगेज खां। अब बार बार मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, अलाउद्दीन खिलजी भी इससे परेशान था। पेपर 3 में हम पढ़ाए थे कि अलाउद्दीन खिलजी वही मंगोल है, चाइना में रहते थे, ध्यान रखिएगा, और बार बार भारत पर आक्रमण कर देते थे। मंगोल वंश का शासन था, राजा कबुलाई था। इसके अब ये चंगेज खां कौन था? चंगेज खां के बारे में बताया था ना, ये भी चंगेज खां भी मंगोल वंश से था, बहुत ही क्रूर शासक था। इसके पिताजी के पिताजी के पिता था, समझ लीजिए दादाजी इसके, मान सकते हैं कि इसके कौन था? दादा था। कौन? चंगेज खां। मंगोल वंश का शासन था। उसी समय जो मार्को पोलो था, कौन? मार्को पोलो की एंट्री होती है चीन में। कब? 1275 ईस्वी में। और ये अकेले नहीं पहुंचता, अपने चाचा और अपने पिता के साथ पहुंचता है। पूरा फैमिली लेकर घूम रहा था। अपने चाचा और पिता के साथ कहां पर पहुंच रहा है? ये चीन में। राजा कौन है? कबुलाई। और ये कौन से वंश के हैं? मंगोल वंश के। पहले एक और बात समझिए, ये मंगोल जो थे किसी को घुसने नहीं देते थे। कैसे इसको घुसने दिए, यही सबसे बड़ी बात है। चाइना में इसको घुसने दिए और उसके बाद यहाँ पर कहा कि आप जो है, आप जितना मतलब घूमना चाहे क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। जितना घूमना चाहे आप चाइना के कोने कोने में सारे जगह पर घूमिए, जहां पर घूमना है वहां पर घूमिए। और मार्को पोलो घूमना शुरू किया। कहां पर? चाइना में। मार्को पोलो चाइना में घूमना शुरू कर दिया। अब चाइना में घूमना शुरू कर दिया तो थोड़ा थोड़ा दूर में तो घूमेगा नहीं, क्या करेगा? थोड़ा दूर में नहीं, ये बहुत दूर में घूमने लगा। लगभग 13 से 14 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 13 से 14 वर्ष, समझ लीजिए। 13 से 14 वर्ष तक चाइना में घूमा। कितना वर्ष? और एक बात, हवाई जहाज तो था नहीं, गाड़ी था नहीं कि एकदम जल्दी जल्दी घूम रहे हैं। पहले सब घूमना था। 13 से पैदल और बैलगाड़ी से 13 से 14 वर्षों तक वहां पर कोना कोना में घूमा। ये वो चीज इसको बहुत ही पसंद आया और ऐसा अजीब अजीब चीज देख रहा था चाइना में ना, जो यूरोप में कभी देखा ही नहीं था। और ये एक और बात, मार्को पोलो इटली का था, ध्यान रखिएगा। इटली का था। वेनिस इटली जगह का नाम है, वेनिस इटली का था। ये ऐसा चीजें देख रहा था ना, पता नहीं बाल खड़ा क्यों हो गया है। अरे नीचे नहीं बैठ पा रहा है। ये ऐसा चीज देख रहा था ना, ऐसा चीज कि इसको पहली बार देखिए, जैसे कागज का नोट पहली बार वहां पर देखा था। कागज का नोट ये मार्को पोलो पहली बार चाइना में कब देख लिया था? 1275 में। जबकि सारे जगह कौन सा क्या चल रहा था? सारे जगह क्या चल रहा था? सिक्का चल रहा था, सोना और चांदी का। और सोना और चांदी का सिक्का का वैल्यू कैसे होता था? आपको ये नहीं लगता है? देखिए, जैसे इस समय हम भारत का रुपया लेकर जाए किसी और देश में, या सिक्का लेकर जाए, जैसे नेपाल में तो भारत का चलता है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर तो व्यापार होता है भारत से। यही पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, या अमेरिका हो गया। भारत का अगर रुपया इन जगहों पर हम लेकर जाए तो एकदम रद्दी के भाव में बिकेगा, समझ लीजिए। एकदम रद्दियों से एकदम गया हुआ रहेगा। या मान लीजिए अब वहां पर एयरपोर्ट पर बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरे देश का नोट अगर किसी दुकानदार को हम देंगे तो दुकानदार नहीं लेगा, नहीं दुकानदार लेगा। लेकिन आप लोगों को ये कभी नहीं अनुमान होता होगा कि ये ऐसा होता था कि राजा क्या करते थे, हर 10 साल पर 20 साल पर राजा बदल जाते थे और राजा अपने अपने सिक्के चलवाते थे। तो कैसे वैल्यूएशन होता होगा? एक राजा गया 20 साल पर अपना सिक्का चलवाया, लो पिछला वाला का वैल्यू खत्म हो जाता होगा, पिछला वाला सोना या चांदी का वैल्यू खत्म हो जाता था? नहीं। देखिए, वैल्यू राजा का नहीं जाता था कि राजा का मोहर लगा हुआ है, राजा का नाम छपा हुआ है, राजा से कोनो महत्व नहीं था। महत्व इससे रहता था कि वो सोना कितना ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 25 ग्राम है, 30 ग्राम है, चांदी कितना है। बात सोना और चांदी का होता था, न कि राजा का उस पर कोई वैल्यू होता था। कोई भी राजा इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो हर 20 साल 50 साल पर राजा बदलने के बाद पैसा का वैल्यू उतना ही रहता था, जो मुद्रा होता था उसके वैल्यू उतना ही रहता था। तो ये मार्को पोलो ने अपने यहाँ पर देखा था कि हमारे यहाँ व्यापार सोना और चांदी के सिक्कों से होता है, लेकिन यहाँ पर लोग व्यापार
कागज के नोट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले माना जाता है कि कागज का आविष्कार चाइना में हुआ, लेकिन चाइना वालों ने छिपा कर रखा था बात। वैसे ही ये नोट वाला जो बात था ये भी छिपा कर रखा था, कि नोट चलाने वाला बात ये भी छिपा कर, क्योंकि यूरोप वासियों को भी पता नहीं था। तो कागज का नोट, कागज का नोट ये देख लिया कौन? मार्को पोलो। मार्को पोलो देख लिया, अरे तो यहाँ पर कागज का नोट से सामान मिल रहा है, ये कागज का नोट चल रहा है, ये क्या हो रहा है? ये देख कर एकदम आश्चर्यचकित होगा। हम ही लोग अब कहीं दूसरे देश में जाएं और देखें मिट्टी का सिक्का चल रहा है तो आश्चर्यचकित नहीं हो जाएंगे कि बताओ मिट्टी से कोई कैसे सामान दे सकता है। वैसे ही इसको कागज मिट्टी का सामान न लग रहा होगा कि यहाँ पर हम सोना दे रहे हैं तो कोई सामान ले पा रहे हैं, और यहाँ पर ये कागज का नोट देकर सामान ले रहा है। यहाँ के लोग कागज का नोट देकर सामान ले रहे हैं और ये शुद्ध कागज का ध्यान रखिएगा। अभी जो आपको नोट मिलता है, नॉर्मली कोई भी देश का नोट हो तो शुद्ध कागज थोड़े रहता है, उसमें क्या क्या मिला हुआ रहता है? कॉटन रहता है या प्लास्टिक रहता है, कॉटन या प्लास्टिक, कॉटन यानी कपास या प्लास्टिक मिलाया हुआ रहता है, और तब वो नोट बनता है। क्योंकि अगर शुद्ध आपको कागज का रहेगा, कभी पानी वानी में डालेंगे पिघल जाएगा, वहीं पर पिघल क्या जाएगा, वहीं पर गल जाएगा। लेकिन कभी भी नोट देखे हैं भीग जाता है तो भी कोई खराब नहीं होता है नोट, फिर सुखा देने पर बढ़िया हो जाता है। लेकिन अगर कागज का रहेगा, शुद्ध कागज का, तो वहीं पर गल जाएगा। तो उसने देखा मार्को पोलो, ये तो कागज का यहाँ पर चल रहा है, जो व्यापार का माध्यम हो कागज से हो रहा है। ये आश्चर्यचकित हो गया और 13-14 वर्षों तक कहाँ घूमता रहा ये 13-14 वर्षों तक घूमता रहा चीन में। 13-14 वर्षों तक कहाँ घूमता रहा? चीन में। और घूमने के बाद ये फिर भारत भी आया था, ध्यान रखिएगा। ये मार्को पोलो वहां से घूमने के बाद इजाजत लेकर वहां के राजा से कहा कि 13-14 वर्ष तक बढ़िया घूमा, बहुत कुछ देखा वहां पर, और अपना एक किताब लिखा। क्या नाम था? द बुक ऑफ मार्को पोलो। इस बुक में सब कुछ लिखा है, बहुत सारे नए चीज देख लिया था वहां पर। उसके बाद ये भारत घूम घाम कर क्या किया, यहाँ से घूमा बढ़िया से, एकदम सारी जगह पर घूमा। जैसे चीन में घूमने के बाद 13-14 लगभग 15-17 वर्षों तक यहाँ पर रहा चीन में। उसके बाद ये भारत में एंट्री किया, भारत घूमा। भारत में देखे बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पर सब मौसम मिलते हैं, सब कुछ मिला। ये दोनों देशों को देखकर इसको लगा कि बताओ यूरोप में हम कहाँ रह रहे थे, कैसे जगह पर, देखो ये कितना संपन्न देश है, यहाँ से व्यापार करने पर यूरोप में बहुत फायदा होगा। ये सब अपने बुक में लिख कर लेकर गया यूरोप में। जब ये बात यूरोप वासियों को बताया तो यूरोप वालों ने इसके बात पर यकीन ही नहीं किया, ये सब फालतू बोल रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है? कागज का नोट कहीं पर चल सकता है? यहाँ पर हम लोग सोना का चांदी का सिक्का देकर व्यापार करते हैं और कागज का नोट चल सकता है? झूठ बोल रहा है। अब पहली बार इसको भी यकीन नहीं हुआ था कि कागज का नोट चलता है, झूठ बोल रहा है ये। लेकिन इनके बात पर इसने कहा कि वहां पर बहुत सारे मसाले, भारत में आज देखे कि मसालों का बहुत बड़ा यहाँ पर उद्योग हो सकता है, यहाँ पर मसाले बहुत ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं। और चीन में भी देखा कि सब संपदा से परिपूर्ण है, भारत भी परिपूर्ण है। तो ये सब कुछ देख कर गया वहां पर, तो ये सब बताया कि देखिए ऐसा बात है। व्यापारियों को भी बताया, सबको कोई यकीन भी नहीं कर रहा था। लेकिन वहां के जो यूरोपीय देखिए शुरू से ही वह लालची थे, शुरू से ही थोड़ा सा भी लालच दिख जाए कहीं पर भी आ जाते थे। जैसे उस समय रेशम का व्यापार हो रहा था ना यहाँ से भारत से, तो भारत और यूरोप का संबंध पहले से भी था, लेकिन रेशम के व्यापार के बाद सब संबंध टूट गया, सभी लोग रास्ता भूल गए, सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसके बाद मार्को पोलो के समय सभी लोग फिर याद आ गया, करे ये तो चाइना और भारत में क्या था, सब लोग मान लीजिए उस समय भूल गए थे। और फिर मार्को पोलो ने बताया कितना अच्छा चीज है, तो फिर यूरोप के उधर से व्यापारी कहाँ पर आने लगे, ये चीन और भारत में। देखे जा रहे सचमुच में यहाँ पर जो बताया था वही सचमुच में, और भारत से चीन होते हुए भारत से मसालों का व्यापार करने लगे, और बहुत अच्छा उन लोगों का मसाला का व्यापार चलने लगा। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि यहाँ पर वंश से चेंज हो गया। वंश कैसे चेंज हो गया? मंगोलों का शासनकाल न रहकर मिंग वंश का शासनकाल आ गया। किसका शासनकाल आ गया? मिंग वंश। ध्यान रखिएगा, किसका शासनकाल आ गया था? ये मिंग वंश का शासनकाल आ गया था, जिसके कारण इनको क्या हुआ, अब मिंग वंश वाले सरकार बदलते हैं, नियम बदल जाते हैं। जब भी सरकार बदलेगा समझ लीजिए नियम बदल जाएंगे। ये मिंग वंश जब शासन में आया तो मिंग वंश के शासन में आते ही सब नियम में बदल दिया। अब नियम क्या बदल दिया समझिए। इसने कहा कि बाहरी यूरोप वालों की एंट्री बंद, सब रास्ता उस्ता सब बंद कर रहे, भारत से मसालों का व्यापार कोई कुछ नहीं होगा, हमारे यहाँ भी कोई एंट्री नहीं करेगा, सब रास्ता बंद कर दिया। यूरोप वासियों का फिर से कनेक्शन कट गया। यानी कि एक बार कनेक्शन कब कटा था? उस समय रेशम के व्यापार के समय। फिर ईसाई धर्म प्रचारक आए तो कनेक्शन फिर जुड़ गया।
फिर ईसाई धर्म प्रचारक ने उत्पात मचाया, फिर वहां से राजा ने कनेक्शन काट दिया, भगा दिया ईसाई धर्म प्रचारक, वहां से फिर कनेक्शन खत्म। फिर कौन, मार्को पोलो आया तो फिर कनेक्शन जुड़ गया, फिर व्यापार ठीक ठाक चलने लगा। और जब मार्को पोलो गया फिर व्यापार हुआ, और उसके बाद मंगोलों का फिर शासनकाल गया, जब मिंग वंश का शासनकाल आया तो फिर कनेक्शन कट। जब कनेक्शन कट हुआ तो सब काम खत्म, और पूरी तरह से भारत से और चाइना से यूरोप का जो संबंध है खत्म हो गया। ठीक 200 साल बाद, कब ये 1275, ठीक 200 साल लगभग 200 साल बाद 1498 में कौन भारत में एंट्री करता है? 1498 में वास्को डिगामा। वास्को द गामा, पूरा नाम क्या है? वास्को द गामा। वास्को डिगामा एंट्री करता है भारत में, और माना जाता है कि भारत का खोज किसने किया? वास्को डिगामा ने। अरे खोज क्या, भारत तो पहले से ही था, समुद्री रास्ता का सिर्फ खोज किया था, ये नहीं कि भारत का खोज किया था, भारत तो पहले से था, खोज क्या करना है। और एक बात, भारत का संपर्क पहले से भी यूरोप से था, ऐसा बात नहीं है कि वास्को डिगामा पहली बार आए थे यही यूरोप में अमेरिका में सारी जगह चिल्ला कर बताया कि अरे हम तो भारत की खोज कर लिए, भारत की खोज नहीं, ये भारत आने वाला समुद्री रास्ता का खोज किया। और ये जमीनी रास्ता से क्यों नहीं आ सकते थे? उधर चाइना बैठा हुआ है और इधर बहुत सारे शासक थे तो सब आने ही नहीं देते थे, इसीलिए ये समुद्री रास्ता से होता हुआ आया, क्योंकि व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं, बीच में कोई रोकेगा भी नहीं, इसीलिए समुद्री रास्ता का खोज क्या किया इन लोग? खोज करना एक बड़ी, देखिए इन लोगों को खोज करना एक मजबूरी बन गया था कि नहीं खोज करेंगे तो इधर से कोई आने ही नहीं दे रहा है, समुद्री रास्ता ही एक बचा हुआ था ऑप्शन इन लोगों के पास, क्योंकि उधर से चाइना ही था, आना ही नहीं दे रहा, तो इधर से ना आएंगे। तो 200 साल बाद, लगभग 200 साल बाद 1498 में ये जब वास्को डिगामा भारत है समुद्री रास्तों से, तो क्या माना जाता है कि भारत का खोज किसने किया? वास्को डिगामा। जबकि क्या किया था? समुद्री रास्ता का खोज किया था। इससे पहले भी यूरोप वासियों को पता था कि भारत यहाँ पर है, लेकिन वास्को डिगामा। अब देखिए और एक बात, वास्को डिगामा को इस श्रेय क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसके बाद भारत से यूरोप का कनेक्शन कटवे नहीं किया। कनेक्शन क्यों नहीं कटा? क्योंकि उसके बाद वास्को डिगामा पुर्तगाली आए, ये फ्रांसीसी आए, फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज के बाद देखिए अभी तक सब कोई जानता है कि भारत यहाँ पर है, हम लोग भी जानते हैं कि वहां पर इंग्लैंड है, अमेरिका है, सभी देश जानते हैं। कभी कनेक्शन कट हुआ? नहीं। अब और नहीं कनेक्शन कट होगा, क्योंकि अब तो सभी लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं। कैसे जुड़ गए? इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से सभी लोग जुड़े हुए हैं ना, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गए हैं। तो अब और भी ये बात स्ट्रांग हो जाएगा कि भारत का खोज किसने किया था? वास्को डिगामा। जबकि ऐसा सच्चाई है, भारत का खोज किया था इसने? नहीं। भारत आने वाले समुद्री रास्ता के सिर्फ क्या किया था? इसने खोज किया था। उसके बाद ये चाइना भी पहुंचा था 1514 में, 1514 में ये पहुंचा था। कहाँ? चीन भी पहुंचा था। कौन? वास्को डिगामा। तो अब पुर्तगालियों के एंट्री होने लगा, भारत में एंट्री हो गया, तो भारत का तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग चाइना का पढ़ेंगे। चाइना में एंट्री करके कौन कौन तबाही मचाए, तो आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे कि वास्को डिगामा जब भारत चाइना आया तो कौन कौन सी तबाही मचाया था। अब चाइना पहुंचा, उसके बाद पुर्तगाली पहुंचे, फिर अंग्रेज पहुंचे, तो कौन कौन सी तबाही मचाएंगे चाइना में, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब एक और बात हमें कमेंट में लिखकर बताइए, पिछले भाग में हम ये पढ़ाए थे कि रेशम मार्ग पर इसका नियंत्रण था, और रेशम का व्यापार चाइना और यूरोप से होता था। वो कौन सा कारण था? इसमें भी बताएं, इस वीडियो में बताएं। तो आपको कमेंट करके बताना था कि वो कौन सा कारण था जिसके कारण यूरोप और चीन का रेशम का व्यापार जो है वो ठप पड़ गया, रेशम का व्यापार वहां से बंद हो गया। वो कौन सा कारण था जो कि रेशम का व्यापार को पूरी तरह से बंद कर दिया, समझ लीजिए बर्बाद कर दिया रेशम के व्यापार को? ऐसा कौन सा कारण था? तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इस सबका नोट्स बनाते रहिए, और हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।